Okay, hello everyone. Am I audible? Okay, यस fine. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में वर्क एनर्जी पावर खत्म किया था. डाउट्स है किसी को उसमें? कोई भी डाउट? देवांगी, हाँ, सबका HCL में सॉल्व हुआ? ठीक है, चलो क्लास के एंड में उस पर बात करते हैं. आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. दैट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास. इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज होगा कहीं कहीं पे. सो आज आज भी यूज होगा ही, बिना इंटीग्रेशन का क्लास नहीं हो पाएगा. तो सेंटर ऑफ मास में बिल्कुल बेसिक जो इंटीग्रेशन था वो तुम लोगों को पता है. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n वाला फॉर्म. ओके खुशी, क्लास के एंड में वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अब सबसे पहला बात है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है. तो सेंटर ऑफ मास हम लोग वैसे पॉइंट को बोलते हैं, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास वैसे पॉइंट को बोलते हैं जहां पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो. जैसे हमने पढ़ा है ना कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर mg फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, तो ये mg फोर्स, मतलब अगर तुम देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो ये टुकड़ा होगा, बहुत सारे टुकड़े होंगे इसके, ये ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे. सब पर वो स्मॉल एम जी फोर्स लग रहा होगा. और इफेक्टिवली हम लोग उसको सेंटर से mg फोर्स रिप्रेजेंट करना. तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि पूरा का पूरा मास कंसेंट्रेटेड है, और जो हम लोग का mg फोर्स है वो एज्यूम करते हैं कि हमारे सेंटर ऑफ मास पे लगता है mg फोर्स. कि पूरा का पूरा मास है, तो पूरा का पूरा mg फोर्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट. इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट. रियल में ऐसा पॉइंट कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट वेयर वी कंसीडर that the entire mass of the object that the entire mass of the object is concentrated, एज if कि सारा का सारा मास वहीं पे है. it is defined it is defined. अब हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट के लिए भी सेंटर ऑफ मास का बात कर सकते हैं कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसका सेंटर ऑफ मास बात कर सकता हूँ. या फिर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं उन सारे ऑब्जेक्ट को सिस्टम मान के उनका सेंटर ऑफ मास भी बात कर सकता हूँ. तो इट इज डिफाइंड रिलेटिव टू an object or system of objects. हम लोग एक ऑब्जेक्ट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सिस्टम की तरह ट्रीट करके उसके लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. और इसको अगर हम लोग को निकालना है तो बेसिकली it is the average position it is the average position of all parts of the system of all parts of the system, जितने भी सिस्टम के पार्ट होंगे
weighted according to their masses. According to their masses. जिसका ज्यादा मास होगा वो सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ खींचेगा. तुम लोग वेटेड मीन पढ़े होगे. समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi पढ़े हो ना. वेटेड मीन हुआ है क्लास 10 में. मेरी आवाज आ रही है? नहीं तो वेटेड मीन तुम लोगों को नहीं पढ़ाया गया. जैसे मान लो अब खुशी वेटेड मीन. ओके श्रेया तुमको पता है. ये तो वेटेड मीन कैसा होता है कि जैसे मान लो ऐसा है. मान लो 5 स्टूडेंट्स को 10 मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट को 11 मार्क्स है, 15 स्टूडेंट्स को 12 मार्क्स है. तो तुमको एवरेज मार्क्स निकालना होगा तो क्या करोगे कि ये मार्क्स है. मान लो इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये फ्रीक्वेंसी है. ये मार्क्स है. ओके रंजन. और ये फ्रीक्वेंसी है. तो हम लोग कैसे निकालते थे? यस खुशी. समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. ये करते थे ना वेटेड मीन. यस सर. ये याद है? यस सर. ठीक है. सिमिलरली सेंटर ऑफ मास भी देखो यहाँ पे क्या है. इट इज द एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मासेस. तो मास के रश्मि सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया. अच्छी और में तुम्हारी बुक में सेंटर ऑफ मास नाम से ही होगा या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नाम से होगा. अब देखो फॉर मोस्ट ऑफ द बॉडी जैसे जो हम लोग का जनरल बॉडी हो रहा है अगर रेगुलर फिगर है तो हम लोग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंट्रॉइड पे होगा. नॉर्मल सा सिचुएशन है बिल्कुल. तो एक नोट करके लिख लो. फॉर सिंपल रिजिड फॉर सिंपल. ओके खुशी. Then, okay. ठीक है. नेक्स्ट लिखो फॉर सिंपल रिजिड ऑब्जेक्ट्स. फॉर सिंपल रिजिड ऑब्जेक्ट्स with uniform density the center of mass is located at centroid. The center of mass is located at centroid. Done. Next heading look, center of mass for point objects. Center of mass for system of point objects. For system of point objects. अब ऐसे देखो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो वही होगा ना. उसमें तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं. ठीक है. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो वही होगा. लेकिन अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है जैसे मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ है. लेट्स से इसका पोजीशन इज r1 वेक्टर. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और इसका मास इज m1. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मास इज m2 और इसका पोजीशन वेक्टर इज r2.
So this one is r1 vector और and this one is r2 vector. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा? क्या लिखा था? वेटेड एवरेज लिखा था. तो वेटेड एवरेज मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2. ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा. फाइन. अब देखो r1 वेक्टर जो होगा उसमें x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट होगा. सिमिलरली r2 में भी x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट होगा. तो मैं ऐसे अलग अलग लिखता हूँ लेट्स से. तो देखो मेरा क्या बनेगा. r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस m2 x2i प्लस y2j प्लस z2k अपॉन m1 प्लस m2. ये था r1 को मैं लिखा x1 y1 z1. इस पॉइंट का जो r1 था इसको मैं कोऑर्डिनेट मान लिया x1, y1, z1 और इसको x2 y2 z2. एक बार नोट कर लो, फिर मतलब मैं लिख देता हूँ फिर नोट कर लेना. एक बार देख लो बस. तो यहां से देखो i वाले टर्म को एक साथ लेके आओ तो क्या बन रहा है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू i प्लस y वाले j वाले टर्म को m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 इन j प्लस m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2 इन k. तो इसको मैं बोल सकता हूं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है. ये वाला टर्म जो है दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ये वाला टर्म जो है दैट इज z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. पीछे किसी को कुछ नोट करना है या हो गया? लास्ट स्लाइड हो गया सर. ओके देवांगी ये नोट कर लो पहले पिछला वाला. Done, sir. डन. ओके अब देखो ये हमने किसके लिए डिफाइन किया? टू ऑब्जेक्ट्स के लिए. सेम चीज अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? r सेंटर ऑफ मास इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट. तो बेसिकली समेशन ऑफ mi ri अपॉन समेशन ऑफ mi. सिमिलरली x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा बन जाएगा समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बन जाएगा समेशन ऑफ mi yi
upon summation of mi, and so is z coordinate. Mi zi upon summation of mi. Done? Okay, question 1. ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका यहाँ पर एक पॉइंट मास है ऑफ मास m, यहाँ पे एक पॉइंट मास है ऑफ मास 2m, और यहाँ पर एक पॉइंट मास है ऑफ मास 3m. इक्विलेटरल ट्रायंगल है. फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. x में कितना आया? ठीक है निरंजन. x में l/4 श्रेया नहीं, डिस्टर्ब नहीं है. x में 2l/3. x में 2l/3 कैसे आया? तो सारे का कोऑर्डिनेट लिखो. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2m वाले का? l,0, इसका 0,0, और 3m वाले का कोऑर्डिनेट बताना क्या आएगा? 3m वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये लेंथ तो मुझे पता चल रहा है डायरेक्टली कि एंगल 60 डिग्री होगा. सो दिस इज l cos 60. तो ये बन गया l/2. तो x कोऑर्डिनेट इज l/2, और ये वाला लेंथ सही है श्रेया. ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? l sin 60.
दैट इज L रूट 3/2। तो सबसे पहले मैं x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास अलग अलग निकालता हूँ। x सेंटर ऑफ मास तो m इंटू 0, ये वाले मास का देखा तो 0 है, प्लस 2m के लिए L पे है, प्लस 3m के लिए L/2 है, डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज m प्लस 2m प्लस 3m। तो ये देखो क्या बन गया, 2ml प्लस 3ml/2, तो 4 प्लस 3 7ml/2 अपॉन m प्लस 2m अपॉन 6m। तो ये mm कैंसिल हुआ, ये बना 7l/12। कहाँ गलत हो गया इसमें? कुछ ही सही है। श्रेया एक बार चेक करो, श्रेया श्रवणी x में कहाँ गलत हो गया? और सिमिलरली y के लिए सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आ रहा है। थ्री रूट ओके 3 इंटू y के लिए आई थिंक L रूट 3/4 नहीं आ रहा है क्या तुम लोग का? आई थिंक L रूट 3/4 आना चाहिए। ठीक है देवांगी, चलो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास के साथ। ओके श्रेया, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखो, तो m वाले का 0 पे है y कोऑर्डिनेट, 2m रूट 14 नहीं आएगा, हाँ खुशी ठीक है। m वाले का 0 पे है, 2m वाले का भी 0 पे है y कोऑर्डिनेट, तो m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0 प्लस 3m वाले का कहाँ पर है? L रूट 3/2। ठीक है सब नहीं, 3m वाले का कहाँ है? L रूट 3/2 डिवाइडेड बाई m प्लस 2m प्लस 3m। तो ये आ गया 3m L रूट 3/2 इंटू 6m। तो इससे ये 2 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, दैट इज L रूट 3/4। क्या ये सॉल्व करने का जरूरत था, ये y सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या हम लोग बिना सॉल्व किए बता सकते थे? सेंट्रॉइड नहीं खुशी, सेंट्रॉइड अगर तीनों मास इक्वल होता ना फिर सेंट्रॉइड पे होता, ये सेंट्रॉइड नहीं है L रूट 3/4। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या क्या था। क्वेश्चन में था ऐसा, ये m, ये 2m और ये 3m, ठीक है। अब y इक्वल टू 0 पे 3m मास है, ये दोनों को मिला लो, तो y इक्वल टू 0 पे 3m मास है और y इक्वल टू L रूट 3/2 पे एक 3m मास है। तो दोनों मास इक्वल हो गया ना, यहाँ भी 3m है, यहाँ पे भी 3m है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में होगा क्या? बिल्कुल। तो ये टोटल लेंथ कितना था? L रूट 3/2 था, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके बीच में। खत्म। तो ये सब ऐसा कुछ कुछ चीज है जो हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा तुम अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू एक और चीज दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है बट वो हमें कुछ बताएगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट?
नो सर। ये नीचे वाला समझ में आया? यस। डायरेक्ट हाफ कर सकते थे, ऊपर भी 3m है नीचे भी 3m है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ये ट्राई करो, देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर मान लो एक पॉइंट मास है 3m का और यहाँ पर एक पॉइंट मास है 6m का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 9 मीटर, या फिर एक काम करो 3 kg और 6 kg मान लो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 9 मीटर। बताना सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? Hmm, 2.25 from 6, 2.25 आ रहा है। एक बार फिर से देखना खुशी, सिंपल सा आंसर आएगा। निरंजन कहाँ से? ठीक है, सही है। खुशी 2.25 नहीं आएगा। तुम ठीक है श्रेया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, एक काम करो, इसको ओरिजिन, किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन डिफाइन कर दो। लेट्स से दिस इज ओरिजिन। इसको भी डिफाइन कर सकते हो 6 kg वाले को भी, ठीक है श्रवनी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 9,0। अब x coordinate of center of mass will be 3 into 0 plus 6 into 9 upon 3 plus 6, that is 6 9 is 54 upon 9, that is 6। इसका मतलब यहां पर होगा, यहां से 6 मीटर पे, और ये है, ये होगा 3 मीटर, राइट। यस सर। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, लेट्स से ये लेंथ x होता और ये लेंथ y होता। हाँ खुशी, तो हम लोग बोल सकते हैं x is to y, या फिर उल्टा मान लो, ज्यादा बेटर है, इसको x मान लो। ये इनवर्स रेशियो ऑफ द मास होगा, x अपॉन y इज इनवर्स रेशियो ऑफ द मास इज 6/3, 2:1 का रेशियो में डिवाइड होगा। जो मास हेवी होगा वो अपनी तरफ सेंटर ऑफ मास को खींचेगा। तो ऐसा नोट करके लिख सकते हो, लेंथ फॉर 2-point system, for 2-point mass system, point mass system, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि the ratio of the length is inverse of the ratio of the masses। the ratio of length from center of mass is inverse to the ratio of mass of the two object, थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है ये, बट समझ गया ना कि क्या हो रहा है। तो समहाउ हम लोग कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि तुम्हारा 3 ऑब्जेक्ट का सिस्टम होगा, उसको भी तुम 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो,
अगर कोई एक का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, किसी दो का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है x या y, और फिर उसको 2 प्लस मतलब दो ऑब्जेक्ट सिस्टम में बना दिया और फिर लेंथ का रेशियो में डिवाइड कर दिया, अपना काम आसान हो जाएगा। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट। खुशी रिज्वाइन। फाइन, अब देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके मिड पॉइंट पे मैंने यहाँ पर एक मास रखा m, 2m और 3m, इसका साइड लेंथ l है। तो बताना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड l। हाँ खुशी, क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड l, उसके मिड पॉइंट पे मैंने m, 2m और 3m रखा है। तो बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सिस्टम का। खुशी, सेंटर ऑफ मतलब वो है ना, मिड पॉइंट है सारे, 2m, m और 3m जो है ये सारे मिड पॉइंट है उन साइड्स के। सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है ना? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक आंसर है 11l/24। x कोऑर्डिनेट, ओके। ओके, नेक्स्ट क्लास से पहले ना थोड़ा सा इंटीग्रेशन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, जस्ट बिल्कुल बेसिक सा। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा, 3m का क्या होगा? एक आंसर है L√3/8। तो देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, L/2, 0।
2m का कोऑर्डिनेट क्या होगा? टू एम का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? L/4, √3 L/4. L/4 कॉमा ये L/2 होगा तो इंटू साइन 30 इंटू इंटू साइन 60 इंटू √3/2 तो L√3/4 और इस m का 3L/4, √3L/4. कॉमा √3L/4। हाँ, ये कोऑर्डिनेट्स में किसी को कोई दिक्कत है? ये लेंथ L/2 है यहाँ से यहाँ और ये एंगल 60 है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा? L/2 cos 60, तो x कोऑर्डिनेट आ गया L/4 और ये वाला लेंथ होगा L/2 sin 60, that is L/2 into √3/2, that is L√3/4। सिमिलरली यहाँ पे ये लेंथ L/2 है तो ये क्या हो जाएगा? L/2 cos 60। तो अगर तुमको ये लेंथ पता चल गया तो L में से माइनस कर दो तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा 3L/4, L minus L/4 और वो वाला वापस है L/2 sin 60 L√3/4 बनेगा। अब फॉर्मूला पुट करो x सेंटर ऑफ मास 3m into L/2 plus 2m into L/4 plus m into 3L/4 ओके 11/24 एक और आंसर आया अपॉन 6m, तो m तो कैंसिल आउट ही होने वाला है, तो ये बना अपना 3L/2 प्लस L/2 प्लस 3L/4 डिवाइड बाई 6। एलसीएम 4 ले लेते हैं तो ये बना 6L प्लस 2L प्लस 3L अपॉन 6 8 3 11L/24। ध्यान से देखना, y सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। y क्या होगा? √3L/4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8 आ जाएगा नीचे। हाँ सर हम y सेंटर ऑफ मास कैसे मतलब डायरेक्टली निकालेंगे बताइए ना। हाँ डायरेक्टली कैसे निकालोगे? ये देखो, ये दोनों मास का y सेम है 2m और m का, यस सर। तो वो 3m हो गया। वो Yes, 3m वो 3m ऐसा सोचो, वो 3m अपने तरफ y सेंटर ऑफ मास जो खींचना चाह रहा होगा, और नीचे में ये 3m जो है ये भी 3m है, दोनों इक्वल मास है तो दोनों इक्वली खींचेगा सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ, तो कहाँ होगा y Yes, सेंटर sir. ऑफ मास? इन बीच दोनों में के होगा। बीच में होगा। ये हाइट तुमको पता है, तो y सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके बीच में, राइट? Yes, y sir. सेंटर ऑफ मास सीधा आ जाएगा √3L/4 अपॉन 2, दैट इज √3L/8। या फिर फॉर्मूला में पुट कर दो, आ जाएगा, बट टाइम लगेगा उसमें। डन? Yes, sir. ओके। अब जैसे अपना रेगुलर फिगर है, आइदर ट्रायंगल होगा तो कहाँ होगा उसका सेंटर ऑफ मास? सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड पे। उसी वापस से रिजॉइन नहीं करना। हाँ, कोई भी अगर रेगुलर फिगर है तो नेक्स्ट हेडिंग दो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर फिगर। बेसिकली उसके मिड पॉइंट पे होगा। जैसे मान लो अपना एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म मतलब सब जगह पे डेंसिटी सेम है। हाँ, सब जगह पे डेंसिटी सेम है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इसका लेंथ L है
तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर होगा। अगर एक स्क्वायर प्लेट है या फिर हमने रॉड से स्क्वायर बना रखा है, दोनों केस में कहां पर होगा सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास? उसके सेंटर पे। रॉड से बना रखा या फिर पूरा पूरा का पूरा एक प्लेट है स्क्वायर शेप का, सेंटर पे होगा। या फिर इम्पैक्ट रेक्टेंगल में भी कहां पर होगा? अगर हम लोग रेक्टेंगल में लें तो भी कहां होगा सेंटर ऑफ मास? सेंटर पे। सेंटर आएगा क्या? सर डायगोनल का इंटरसेक्शन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे। हाँ, दैट इज सेंटर बेसिकली। इस केस में भी वहीं पर होगा। अगर तुम रॉड से बनाओ एक रेक्टेंगल या फिर एक रेक्टेंगल प्लेट लो, उसका सेंटर उसके सेंटर पे होगा। रिंग लिया या फिर एक डिस्क लिया, सेंटर कहाँ होगा? उसके सेंटर पे। ट्रायंगल लिया, आप किसी भी शेप का ट्रायंगल लिया, सेंटर कहाँ होगा? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड पे। मैंने तीनों, सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड क्या होता है सबको पता है? सर इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ना? एंगल बाइसेक्टर, सॉरी मीडियंस। मीडियंस। मीडियंस क्या होता है? जो एक साइड को बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। हाँ एग्जैक्टली। तो जैसे ये दोनों का, इसका बात करूं मैं, तो ये इस साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। सिमिलरली अगर मैं इसका बात करूं तो ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ का होगा। और अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूं तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल लेंथ का होता है। तो वो तीनों जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। एंड फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल जितने भी पॉइंट होता है, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और वो ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सब सेम पॉइंट पे लाई करते हैं फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मेरा रेगुलर पेंटागन हो तो भी मेरा कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास? रेगुलर पेंटागन सेंटर पे। कोई भी रेगुलर फिगर तुम ले लो, ये मेरा रेगुलर पेंटागन है तो मेरा यहाँ पे होगा सेंटर पे। सच दैट ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, उसको हम लोग सेंटर बोल रहे हैं। सिमिलरली अगर हेक्सागन हो, बेसिकली कोई भी रेगुलर फिगर, सेंट्रोइड। कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म डेंसिटी होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। डन? पिछला नोट करना या हो गया? वन मिनट सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, डेंसिटी। उसमें पहला टर्म लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज, क्या होगा लीनियर मास डेंसिटी? टर्म क्या बता रहा है? मास बाय लेंथ। मास बाय लेंथ।
हम लोग ये बताते हैं कि यूनिट मास में, यूनिट लेंथ में कितना मास है, उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम लोग एक और टर्म डिफाइन करेंगे बाद में, ऐसा कुछ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको भी हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये मान लो अगर हमारे पास एक रॉड है, इस पर मैंने चार्ज रखा, तो कितना चार्ज रखा पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग सिंबल जो होगा वो वहां पे भी लैम्डा ही यूज करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे वो समझ में आ जाएगा कि वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है या लीनियर मास डेंसिटी है या फिर वेवलेंथ है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा वो किसका बात कर रहे हैं। और कहीं पे लैम्डा यूज किए हो? लैम्डा को हम लोग वेवलेंथ के लिए यूज किए, लीनियर मास डेंसिटी के लिए यूज किए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए यूज किए, और कहीं पे लैम्डा यूज किए हो? आई डोंट थिंक सो। नहीं, बस ठीक है। नेक्स्ट टर्म, एरिया मास डेंसिटी। एरिया मास डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज मास पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया में कितना मास है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट मतलब लास्ट वाले चैप्टर में एरिया चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, एंड इसको भी हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी नहीं, ये 12th में काम आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लेटर जो यूज किया हूं वो मैं ऐसा सिग्मा, एरिया चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। नेक्स्ट नॉर्मल जो अपना डेंसिटी होता है, दैट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, तुम लोग को लिखना होगा तो ये लिख लेना, ये जो टर्म होता है इसको सिग्मा बोलता है, लैम्डा तो ये तुम लोग को याद होगा। हाँ, और ये वाला जो टर्म होता है इसको हम लोग रो बोलते हैं, RHO, रो, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। और सिमिलरली हम लोग आगे वाले चैप्टर में हम लोग डिफाइन करेंगे, ओके खुशी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो, वहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके नरेंद्र, ठीक है फिर तो। Question 1. Prove that the center of a uniform center of a thin rod whose mass is uniformly distributed, whose mass is uniformly distributed lies at the center of the rod, lies at center of mass of a thin rod, center of mass of a thin rod whose mass is uniformly distributed lies at the midpoint of the rod. ये प्रूफ करना है।
कैसे स्टार्ट करेंगे? लैम्डा, ठीक है, लैम्डा को डिफाइन करना होगा सबसे। सब हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि रॉड जो है वो मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट्स से ये रॉड है, इसका लेंथ एल एज्यूम कर लेते हैं, मास एम एज्यूम कर लेते हैं। तो लैम्डा इसके लिए क्या होगा? M/L। एम बाई एल। मैंने मास एम एज्यूम किया, मास इज एम एंड लेंथ मैंने एल एज्यूम किया। तो लैम्डा इज मास पॉइंट लेंथ, दैट इज एम बाई एल। अब मुझे लेट्स से यहां से मैं फाइंड करता हूँ, इस कोने से मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ओके, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा न्यू चीज है तुम लोग के लिए, इंटीग्रेशन वाला पार्ट। हम लोग यहां से x डिस्टेंस पे हम लोग एक छोटा सा पार्ट लेते हैं इसका, ऑफ थिकनेस dx। इस टुकड़े का बात करो तो इस टुकड़े का मास क्या होगा? मास ऑफ द M/L सिलेक्टेड, into D। हाँ, मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, लेंथ है dx और लीनियर चार्ज डेंसिटी तुमको पता है m बाई एल। लेंथ है dx, तो लैम्डा इंटू लेंथ करूंगा तो मुझे मास मिलेगा। तो लैम्डा इंटू लेंथ कर दिया तो उसका मास मिल गया, राइट? उस टुकड़े का मुझे मास मिला। अब देखो, अब हमारे पास क्या था सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi। ये था हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। अब मैं क्या किया हूं कि dx बहुत छोटा लिया हूं। तो dx अगर बहुत छोटा है तो mi क्या होगा? mi को मैं dm लिख सकता हूं, हाँ या ना? बहुत छोटा हो जाएगा मास भी, Yes sir। अपॉन समेशन ऑफ dm। अच्छा, समेशन बहुत छोटे टुकड़े का समेशन, बेसिकली यही तो इंटीग्रेशन होता है ना। तो ये Yes क्या sir। बन गया? फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट, फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा कि हमारा जो एम आई जो है वो बहुत छोटा है, तो डीएम लिख दिया और उसको इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो करके देखो क्या आ रहा है। उस टुकड़े का मैंने डीएम लिख दिया, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स, मैंने एक्स डिस्टेंस पे लिया है तो एक्स इंटू डीएम की जगह पे एम बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। अब x कहां से कहां तक वेरी करेगा? x का इनिशियल वैल्यू देखो क्या होगा, x का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 0। सबसे छोटा x 0 हो सकता है कि जब तुम ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट कर दो, तो x का जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो 0 हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हो सकता है l, हाँ या ना? Yes sir। तो इस dm को भी मैं क्या लिख देता हूँ? m बाई एल इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आ रहा है। m बाई एल तो कांस्टेंट है, ऊपर नीचे कट गया। x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx का इंटीग्रेशन x क्या आ गया? l बाई 2।
आया सबका? नहीं सर, ये नहीं है। नहीं है? ओके, एक मिनट। ये अभी पता चला। नहीं, अभी आ गया ना फाइनली? तो हाँ, ये फाइनली आ गया, बट सर ये एल लेंथ है तो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट क्यों बोला है इसको? कंटिन्यूअस की मास जो है हमारा पॉइंट, जैसे पिछले केस में हम लोग देख रहे थे, वहां पर डिस्क्रीट मास था कि एक मास है, दूसरा मास इधर है। देखो पिछले वाले केस सब में जो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस किए थे, ये दोनों, तो यहाँ पर तुम्हारा एक मास है, यहाँ पर मास है, कुछ सेपरेशन पे है ना? तो ये पॉइंट मासेस है हम लोग के। लेकिन अगर यही यहाँ से यहाँ तक रॉड रहता ऐसा, तो मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, यस। तो इसलिए मैं उसको कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बोला। ठीक है? ओके सर। ओके, तो हमारे पास यही फॉर्मूला रहेगा हमेशा फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली भी है, तो भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। डन? यस सर। किसी को कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना सेम पे है? किसी को कोई डाउट? नो? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो गया हम लोग का रॉड के लिए, यूनिफॉर्म रॉड के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड। मान लो कि जो लीनियर डेंसिटी है ना, वो वैरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास ये एक रॉड है, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाऊं, यहाँ पे मैं एक्स डिस्टेंस पे जाऊं, तो यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर से वैरी कर रहा है। मतलब देखो लैम्डा, ये कांस्टेंट है लैम्डा नॉट, और ये जैसे जैसे तुम आगे जाओगे, ये ओरिजिन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोग ओरिजिन से आगे जाएंगे एक्स का वैल्यू चेंज होगा, और लीनियर मास डेंसिटी मेरा बढ़ रहा है। यहाँ पे लेट्स से इस रॉड का लेंथ एल है, तो बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेम तरीके से वही एलिमेंट लेना, फिर उसके लिए निकालो। देखो क्या आ रहा है।
L/2 नहीं निरंजन, L/2 तो नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। पहले ये बताओ L/2 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा क्योंकि आगे डेंसिटी ज्यादा है। अब सॉल्व करके देखो कितना ज्यादा आ रहा है। कैसे करेंगे? वेट करूं, कर रहे हो तुम लोग या फिर सॉल्व करें? वेट, ओके खुशी, सॉल्व करो। L/4 निरंजन, L/2 से ज्यादा था ना यार। L/4 कैसे हो सकता है? तो एक्सप्रेशन लिखो सबसे पहले। थोड़ा खुशी, बस थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ। छोटा सा एलिमेंट लिखा dx, इस टुकड़े का मास क्या होगा? मास ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? लैम्डा इंटू dx। लैम्डा इंटू dx, दैट इज लैम्डा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू dx। यह क्या मुझे मिल गया? dm मिल गया। अब आगे प्रोसीड करो, फॉर्मूला पुट करो, देखो क्या बन रहा है। सही है खुशी। फॉर्मूला पुट करो, इंटीग्रल ऑफ एक्स dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। तो ये आ गया x, dm की जगह लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू dx अपॉन लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? मिनिमम वैल्यू, सही है निरंजन। तो x सबसे छोटा कौन सा होगा जब मैं ये इस टुकड़े का बात करूंगा? 0। और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? l, तो 0 to l। तो लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। ये बच गया इंटीग्रेशन ऑफ x को अंदर ले जाओ ब्रैकेट में, तो x प्लस एक्स क्यूब बाई एल स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करो, देखो क्या आ रहा है। लिमिट इज 0 to l। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, x प्लस एक्स क्यूब बाई एल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 to l अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस
एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 0 to L। तो ये बन गया x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, इंटीग्रेशन में ही दिक्कत हो रही है देवांगी। देवांगी याद करो, मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या था? x to the power n plus 1 by n plus x। और कंडीशन क्या था? ये फॉर्मूला कब हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं? कब ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं? n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx ये ln x हो जाता है। ओके सर। हाँ, अब देखो इसी में यही इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो पहला है इंटीग्रेट, इसको तुम ब्रेक करो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसा, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx। यहाँ तक कोई दिक्कत देवांगी? मैंने दो टर्म में स्प्लिट कर दिया। नहीं सर। अच्छा, ये x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x to the power 2 by 2। x टू द पावर 2 by 2 लिमिट 0 से l। x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? x to the power 4 by 4। तो x टू द पावर 4 by 4 l स्क्वायर 0 to l। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? जो dx क्या लिखा हुआ है, dx को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 0 into dx। x हाँ, तो ये आ गया x लिमिट 0 to l प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x raised to 3 by 3। x क्यूब बाई 3l स्क्वायर लिमिट 0 to l। अब बस पहले l पुट करो फिर 0 पुट करो, तो दो क्या बन रहा है, l पुट करोगे तो ये बन गया l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो गया, प्लस l पुट करेंगे तो l टू द पावर 4 बाई 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाई l पुट करोगे तो l, 0 पुट की तो 0 ही हो गया, प्लस l क्यूब बाई 3l स्क्वायर। तो ये बन गया l स्क्वायर बाई 2 प्लस l स्क्वायर बाई 4 अपॉन l प्लस l बाई 3। फाइन देवांगी? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 + 1 3 l स्क्वायर बाई 4 अपॉन 4l बाई 3। तो ये बन गया 9l स्क्वायर बाई 16l, दैट इज 9l बाई 16, 9l बाई 16। अभी ठीक है? और तो जरूरी नहीं तुमको यही फंक्शन दे, लैम्डा नॉट इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, लैम्डा नॉट इनटू 1 प्लस एक्स बाई एल भी दे सकता है, एक्स क्यूब बाई एल क्यूब, एक्स टू द पावर 4 बाई एल टू द पावर 4, ऐसा कोई भी फंक्शन दे सकता है। 1 प्लस लैम्डा नॉट इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी फंक्शन दिया जा सकता है। फाइन, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक टुकड़ा लेना है, उसका मास लिखना है, फिर इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम लगाना है। ओके यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट? ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म रॉड वाला? कैन इट बी आस्क्ड? नहीं खुशी, अगर तुमको 9l/16 दे दिया और तुमसे पूछेगा कि लैम्डा का एक्सप्रेशन क्या है, तो तुम नहीं बता सकती हो। या फिर तुमको अगर ऐसा दे दे कि लैम्डा इस फॉर्म का है, लैम्डा इज लैम्डा नॉट इनटू 1 प्लस एक्स टू द पावर a अपॉन l टू द पावर a, ऐसा दे दे, और फिर पूछे कि a क्या है और तुमको बोल दे सेंटर ऑफ मास ये है, तब तुम बता सकती हो, लेकिन जनरल एक्सप्रेशन तुम नहीं बता पाओगे। ठीक है खुशी?
अच्छा, उसको कैसे करोगी? उसको वही लैम्डा को लैम्डा नॉट 1 + x टू द पावर a अपॉन l टू द पावर a लेके कंटिन्यू करना, और फाइनली इक्वल टू जो आंसर दिया हुआ है उसे इक्वेट कर देना, तो वहां से तुमको a निकल जाएगा। क्योंकि बाकी केसेस में हम लोग अपने मन से एज्यूम नहीं कर पाएंगे ना कि लैम्डा का कैसा फंक्शन होगा, तो फिर तुम फंक्शन नहीं डिटरमाइन कर सकती हो। ओके, नेक्स्ट। ये हो गया, सबने नोट कर लिया? यस सर, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो। सेंटर ऑफ मास फर्स्ट करके लिख लेना। सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग इन द सेंस ऐसा है 180 डिग्री है, तो डेफिनेटली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, अगर मैं इसको ओरिजिन बोल रहा हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां होगा? एक्स कोऑर्डिनेट जल्दी जल्दी, एक्सियम कहां होगा? 0। फाइन। अगर मैं इसको r रेडियस का मान रहा हूं, मास m है, तो x तो मुझे दिख रहा है 0 होगा, क्योंकि जैसा मेरा y एक्सिस के लेफ्ट में है, बिल्कुल सेम सिचुएशन मेरे y एक्सिस के राइट में है। तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जैसा लेफ्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन, वैसा ही राइट में मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग बोल सकते हैं कि y एक्सिस में लाई करेगा कहीं पे। ये स्टेटमेंट में ध्यान से सुनना। मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन कोई अगर ऐसा लाइन तुमको मिल गया जिसके लेफ्ट राइट या फिर ऊपर नीचे ऐसा कुछ हो रहा है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है लेफ्ट में भी और राइट में भी, इसका ये मतलब है कि सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली उस लाइन पे लाई करने वाला है। यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख लेना यूनिफॉर्म, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आज कल नॉन यूनिफॉर्म वाला केस करेंगे। तो अब इसमें हम लोग कैसा एलिमेंट लें? जैसे यहाँ तो मुझे पता चल रहा है इसका लेंथ कितना है, पाई आर। हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा जो होगा दैट इज मास अपॉन लेंथ, मास में m माना और लेंथ इज पाई आर, तो ये मेरा लैम्डा हो गया। लेकिन अब एलिमेंट कैसा ले? ऐसा लेके यहाँ से x डिस्टेंस पे मैंने ये टुकड़ा लिया ऑफ विड्थ dx, ये वाला, बट क्या मैं इस टुकड़े का मास निकाल सकता हूं? सोचो, वो जो टुकड़ा है ऊपर में ये ग्रीन वाला, इसका मास निकाल पाओगे? हाँ या ना? नहीं, इसका हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा अगर निकालने की कोशिश भी करें तो। सिमिलरली अगर हम लोग सर आप dx से कुछ तो बोल रहे थे ना, मेरा लाग हो गया। ओके, एक काम करो, तुम लोग ये फिगर बना लो कि ताकि पता चले कि कब हम लोग क्या ले सकते हैं। तो जैसे मान लो ये dx पे मैंने ये वाला एलिमेंट लिया, तो ये जो अपना एलिमेंट है ऐसा लिख लो, we cannot compute mass of this element, we cannot compute mass या फिर we cannot calculate mass of this element। तो अगर हम लोग मास ही नहीं निकाल सकते हैं फिर तो अपना काम ही खत्म हो गया, फिर तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ये तरीका नहीं यूज करेंगे। दूसरा, अगर मैं ऐसा करूं कि ये मेरा रिंग है, अगर मैं यहां से y डिस्टेंस पे एक टुकड़ा लिया dy विड्थ का, तो क्या इसका मास बता सकते हो? इस दोनों का देखो कैसा हल्का सा कर्व है, तो अगेन हम लोग बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? उसका लेंथ भी dy नहीं होगा, तो अगेन हम लोग इसका जो एग्जैक्ट मास है ना, वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो वी कैन नॉट कैलकुलेट मास ऑफ दिस एलिमेंट, तो हम लोग ये तरीका भी नहीं यूज करेंगे।
तो ये दोनों ड्रॉ कर लो ताकि तुमको पता चले कि हम लोग क्यों तरीका नहीं यूज किए हैं ये वाला। ये ड्रॉ कर लो एक बार। एक्चुअली 4 तरीका है हमारे पास एलिमेंट लेने का, मतलब अभी के लिए। तो 2 तरीका हो गया, एक x पे dx विड्थ का एलिमेंट लिया, एक y पे dy एलिमेंट लिया। एक और आज डिस्कस करते हैं, फिर जो चौथा तरीका है वो कल डिस्कस करेंगे। डन। यस। अब हम लोग एक जो हम लोग का सॉल्यूशन है, मतलब अगर हम लोग ऐसा टुकड़ा लिए, लेट्स से ये ध्यान से समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि सेलेक्ट करना, कैसे एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग को हमेशा काम आएगा जब भी प्रूफ करने का सीन आएगा। एक और तरीका है कि हम लोग यहां से थीटा एंगल पर एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप लें ऑफ एंगल डी थीटा। अब देखो, क्या हम लोग इसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं? ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं? यस। क्या होगा ये लेंथ? आर डी थीटा। दिस लेंथ विल बी आर डी थीटा। हम लोग को पता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो डी थीटा भी होगा डी एक्स बाई आर, और डी एक्स आ जाएगा आर डी थीटा, राइट? यस। या इसमें किसी को कोई दिक्कत? ओके अब देखो, इसका तुमको लेंथ पता चल गया। मुझे पता है कि लैम्डा कितना है, m अपॉन पाई आर। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore mass of selected element is equals to lambda into r d theta, that is m upon pi r into r d theta, that is m d theta upon pi. अब मुझे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है या भाई? क्या निकालना होगा? y। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। अब देखो, ये जो टुकड़ा है इसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या है इस टुकड़े का? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। तो ये वाला जो टुकड़ा है ये इतना हाइट ऊपर है, ये इसका रेडियस r है, तो यहां से यहां ड्रॉप करो तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? r साइन थीटा। तो मैं y की जगह लिख देता हूँ इंटीग्रल ऑफ r साइन थीटा इंटू dm की जगह m d थीटा अपॉन पाई, इंटीग्रल ऑफ dm की जगह m d थीटा अपॉन पाई। m और पाई कांस्टेंट है, ऊपर नीचे कैंसिल कर दो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल के, तो ये बच गया r इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक? थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। और मैक्सिमम? श्रवनी, थीटा का लिमिट क्या आएगा? श्रवनी, अनन्या, रितिशा, अमन, इसमें कोई अखिलेश, पाई बाई 2 नहीं निरंजन, श्रेया ठीक है, देवांगी सही है, सही है, खुशी नहीं, निरंजन मैक्सिमम सबने मिनिमम 0 होगा ना, मैक्स पाई बाई 2 नहीं होगा।
देखो सर नहीं, यहाँ पे हम लोग थीटा का ना, जब तुम ये वाला एलिमेंट लोगी यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो देखो ये थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा क्या, 0 डिग्री, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 हो जाएगा। और जब इधर वाला एलिमेंट लेंगे तो ये यहाँ है, तो ये थीटा का वैल्यू देखो, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, दैट इज पाई। इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है या पता है आंसर? साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 सर। 2, याद है सबको? और डी थीटा का वैल्यू पाई, तो ये क्या बन गया, 2r अपॉन पाई। या फिर साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दो, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूं, r इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी थीटा लिमिट 0 टू पाई। r साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन थीटा आया था, लिमिट 0 टू पाई अपॉन थीटा 0 टू पाई। तो पहले पाई सब्स्टिट्यूट करो, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0 अपॉन पाई। कॉस पाई इज -1, तो माइनस ऑफ -1 माइनस -1 अपॉन पाई, दैट इज 2r बाई पाई। या फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को मैंने बताया था साइन थीटा का इंटीग्रेशन, सबको बताया था क्या, 0 टू पाई में 2 होता है। यस सर। ओके फाइन, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। हाँ खुशी, ओके, ये डेटा हमें याद रखना है। सर पीछे प्रीवियस पेज दिखाओ ना। हाँ हो जाएगा तो बताना। डन सर। तो ये इंफॉर्मेशन याद करने का ना, मेरे पास एक नॉन कन्वेंशनल तरीका है, बट उस तरीका का कोई प्रूफ नहीं है, कहीं पे मुझे वो तरीका नहीं मिला, मतलब किसी भी बुक में नहीं है, और ना ही तुमको इंटरनेट पे मिलेगा, पता नहीं, मेरे सर ने मुझे बताया, तो मैं तुमको उसको फॉरवर्ड करता हूँ कि कैसे करना है। जैसे ये रिंग है, हाफ रिंग, ये तरीका हाफ रिंग और हाफ डिस्क के लिए वैलिड है, हाफ डिस्क हम लोग कल करेंगे। तो लेट्स अज्यूम इसका सेंटर ऑफ मास y डिस्टेंस ऊपर है, क्या करो, इसके अबाउट जो x ये वाला लाइन है ना, इसके अबाउट इसको घुमा दो, तो क्या बनेगा, घुमाओगे तो ऐसे हम लोग उसके अबाउट घुमाएंगे तो क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनेगा या कुछ और बनेगा, Sphere. स्फीयर बनेगा, हॉलो स्फीयर। एक मिनट इनटू, तो देखो जब हम लोग रिंग का बात कर रहे हैं ना, तो स्फीयर बनेगा, हाँ, तो स्फीयर बनेगा तो हम लोग उसके लिए एरिया का बात करेंगे। तो एक स्फीयर बना, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, रेडियस r मान लो, तो स्फीयर का एरिया 4πr² इज इक्वल्स टू, इसमें हम लोग लेंथ का बात करेंगे, जनरेटिंग लेंथ, तो ये वाला लेंथ कितना है, πr इंटू
अगर तुम एक पूरा सर्किल घुमाओगे तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस घूमेगा? नहीं, डिस्टेंस एंगल 360 घूमेगा, डिस्टेंस कितना घूमेगा? एक सर्किल, हाँ, 2 पाई वाई, एक सर्किल घूमेगा ऑफ रेडियस y। तो एक बार इसको सिंपलीफाई करके दो तो y क्या बन रहा है? पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, और यहाँ से y आ रहा है 4r by 2 पाई, दैट इज 2r by पाई। तो ये बस याद रखने के लिए, अगर मान लो भूल गए एग्जाम में अचानक से, तो फिर तुम ऐसे आंसर निकाल सकते हो। इसका प्रूफ क्या है पता नहीं, जस्ट ये एप्लीकेबल हो जाता है, तो वो किसी भी बुक में ही नहीं मिलेगा। और अगर मिल गया कहीं पे तो मुझे भी दिखाना यार। कल जब हम लोग डिस्क के लिए करेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम लेंगे, यहाँ पे जनरेटिंग एरिया लेंगे। तो वॉल्यूम और एरिया जनरेटेड इक्वल टू जनरेटिंग एरिया और लेंथ इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास। सर ये वाला फॉर्मूला मुझे नहीं समझा। खुशी, ये वाला फॉर्मूला ना, मतलब फॉर्मूला नहीं है ये काइंड ऑफ तुमको, अगर तुम एग्जाम में भूल जा रही हो 2r by पाई, तो तुम यहाँ से जल्दी आंसर निकाल सकती हो इस चीज से, कि जैसे तुमने इसको अबाउट घुमा दिया और फिर तुम यहाँ ये लगा दो डायरेक्टली कि कितना एरिया जनरेट हुआ, वो मैंने लिखा इक्वल टू जितना लेंथ जनरेट करा, जैसे पाई आर लेंथ है ना ये, इक्वल टू पाई आर इनटू डिस्टेंस मूव बाय सेंटर ऑफ मास। इससे आ जाता है, पता नहीं क्यों आता है, बट आ जाता है इससे। मतलब एक्चुअल प्रूफ ये है, अपना पिछला वाला एक्चुअल प्रूफ, ये वाला एलिमेंट लेके। फाइन। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? सर वो जनरेटिंग एरिया स्लैश लेंथ वाला मतलब पायर कैसे है? हाँ, इस केस में हम लोग रिंग लिए है ना, तो इस Yes. रिंग का हम लोग, जैसे जब हम लोग डिस्क का बात करेंगे ना, उस टाइम हम लोग वॉल्यूम और एरिया यूज करेंगे नेक्स्ट कल के क्लास में। अभी हम लोग रिंग का बात कर रहे हैं, तो रिंग में ना ये वाला लेंथ कितना होगा? पायर। ओके, ओके सर। देवांगी आई थिंक उसका ले रहे हैं, किसका बोल रहा हूँ, नॉन इंटी बैच का, मेडिकल का मैं ले रहा हूँ। इंटीग्रेटेड में ट्रैक 2 शायद देने से स्टार्ट करेंगे, नॉन इंटी में ट्रैक 2 मैं स्टार्ट करूंगा। सर तो हमारा भी ट्रैक 2 चालू होगा। मेडिकल में ट्रैक 2 यार नहीं होता है मेडिकल में, तो और मेडिकल में सिलेबस भी ज्यादा नहीं है ना, मेडिकल का जल्दी खत्म हो जाता है। देन आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? ओके ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, इसके आगे प्रोसीड करते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।